नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टूडे एग्जाम पर। दोस्तों आज था आपका 27 जून 2024 और आज जो है आपका सीपीओ का पहला दिन का पहला शिफ्ट का एग्जाम था। एग्जाम समाप्त हुआ, अधिकांश जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त हो गए हैं। और फिर से बता दूं कि सभी जीके जीएस के क्वेश्चन, एक शैलेंद्र राजा वाला क्वेश्चन छोड़ दिया जाए कि भाई किस धर्म को फॉलो करते थे, तो अन्य सभी क्वेश्चन अपने ई बुक से है। आप चाहे तो मैं सभी का साक्ष्य दे सकता हूँ, ठीक है भाई। तो आप लोग जो भी खरीदे हैं वो अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दीजिए और सफल होइए। और जो नहीं खरीदे हैं वो ले सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है सिंपली, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी पेड क्लास पे भारी पड़ेगा, पढ़ता आया है और पढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या क्या पूछा गया था आपके सीपीओ के एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, शैलेंद्र राजा किस धर्म को फॉलो करते हैं। जैसा कि आज तक ये पूछा जा रहा है एग्जाम में कि भाई जो आपका बिंबिसार है, जो आपका अजात शत्रु है, ये जो आपका खारवेल है, ये जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, ये कौन कौन से धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन आज इससे स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया है। शैलेंद्र राजा बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हुए बाद में, है ना, हीनयान और महायान। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जैन धर्म के भी दो शाखा हो गए बाद में, श्वेतंबर और दिगंबर, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के भी दो शाखा बाद में बंट गए और बौद्ध जैन धर्म के भी दो शाखा बंट गए बाद में, है ना। राजा खारवेल, अब राजा खारवेल के नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये कहाँ का शासक है। तो ये आपका कलिंग का शासक था। कलिंग आजकल हम किसे कहते हैं, तो अब पहले कलिंग कहते थे, आजकल हम इसे उड़ीसा कहते हैं। आपने कलिंगा युद्ध का नाम सुना होगा 261 बीसी में। ये युद्ध अशोक के साथ हुआ था और अशोक विजय रहे थे कलिंग युद्ध में। और इसी युद्ध में जो मारधाड़ देखे थे तो उनका दिल दहल गया था और उन्होंने धर्म को अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म को उपगुप्त नामक भिक्षुक से जो है अपनाया था। तो इस प्रकार के कुछ एक बात आपको ध्यान रखना है। तो जो खारवेल है ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। अशोक जो है ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जो दीक्षा लेने का काम किया था वो बुद्ध का जो भिक्षु थे, उपगुप्त नाम था उनका। अजात शत्रु ये जैन धर्म को फॉलो किए, बाद में इनका जो है कन्वर्जन बौद्ध धर्म में हुआ था। इनके अलावा जैन धर्म को मानते थे आपका कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितनी है। एक दिन बताए हैं जी और एकदम चिल्ला चिल्ला के बताते रहते हैं। तो ये 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत किस पीएम के काल में हुआ था, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के काल में 1999 में जो है इसकी चहल पहल हुई, ठीक है। ये 4 महानगर अपना कौन कौन से हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता और चेन्नई है। इन चारों में जोड़ा गया। इन चारों महानगर से भी ये क्वेश्चन आता है कि अब तक किस महानगर का जो है नाम नहीं चेंज किया गया है। तो जैसे बंबई से मुंबई हो गया, है ना, मद्रास से चेन्नई हो गया, कलकत्ता से कोलकाता हो गया, लेकिन दिल्ली और नई दिल्ली तो नाम तो चेंज नहीं हुआ है। तो भाई नई दिल्ली अलग, दिल्ली अलग, दिल्ली में ही है। तो ये दिल्ली अभी तक जो है नहीं बदला है। जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का मरम्मत, है ना। इसके अलावा जो भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवेज हैं ये कौन से हैं, तो NH44 है। कभी कालांतर में NH7 हुआ करता था जो बनारस से कन्याकुमारी को जोड़ता था, लेकिन अब जो है NH44 जो है ये सबसे बड़ी हाईवे है। नेशनल हाईवे की देखरेख कौन करते हैं, नहाई करते हैं। नहाई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। इनके अलावा जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो हाईवे आते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा उनका मरम्मत करवाया जाता है ना। इनके अलावा जो BRO होता है, BRO है ना, वो जो है तटवर्ती इलाका में रोड बनाने के लिए जिम्मेवार संगठन है। और BRO की स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से करा गया था। भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है और ये किस नदी प्रणाली में है, तो ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये धुबरी से सदिया को जोड़ता है और ये किस नदी प्रणाली में रहेगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में रहेगा। गंगा नदी का जो उद्गम है ये गोमुख हिमानी होता है। बाद में गोमुख हिमानी से अलकनंदा और भागीरथी जब बाद में मिलता है, लेकिन जो ओरिजिनल आपका ओरिजिन है ये गोमुख ही होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की जो आपका ओरिजिन है ये तिब्बत के मानसरोवर के चेमाडिंग ग्लेशियर से होती है और जहां से ये निकलती है वहां पे इसे सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। और जैसे ही अपना इंडिया में एंट्री करता है अरुणाचल प्रदेश के पास, इसे क्या कहा जाता है, आप लोग बताइएगा, देहांग कहा जाता है। चलिए हटाइए। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को आप असम का शोक भी कह लेते हो। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर जो बच्चा मेरा ई बुक भी नहीं लिया होगा, पास्ट में कभी 57 वाला पहला क्लास का पहला क्वेश्चन यही था कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, आप जाके देख लीजिएगा, मुझे बहुत याद रहता है।
ठीक है, आज से मुझको लगता है 1 साल पहले पर आए होंगे हम। पहला क्लास का पहला क्वेश्चन है, अगर नहीं हो ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, जाके देख लीजिएगा। तो ये शेषाचलम है, क्या भाई शेषाचलम था, ऑप्शन में और भी दिए गए रहेंगे। ये आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। भारत में अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो नीलगिरी को दर्जा दिया गया था 1986 में। ये नीलगिरी कहाँ पे है, तो भी शेप पे है, और इंडिया की नक्शा में भी शेप किस स्टेट को जो है डिनोट करेगा, तो तमिलनाडु को। तमिलनाडु में आपके नीलगिरी है। अगर बात करेंगे किस रेंज में आएंगे, तो ये पश्चिमी रेंज में आएंगे, और दूसरे लफ्जों में बात करें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन भी आपका नीलगिरी में ही होता है। ठीक है भाई, इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट। तो ये आपका 1986 में बना था, है ना, वर्तमान तमिलनाडु में। अब जो भारत के अन्य जो आपका 18 जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है आपके सामने है, ई बुक में भी ये इमेज को आपने देखा होगा। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। देखिए उत्तराखंड में नंदा देवी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मेरे भाई मेरे बंधु कि भाई कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची टॉप पिक कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, नंदा देवी ही कहोगे। लेकिन एक बार सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा कि कुमायूं हिमालय की सेकंड ऊंचा टॉप कौन सा है, तो भाई कामेत होता है, कामेत, है ना। कामेत जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कुमायूं हिमालय का। अब जो बच्चे न्यू कॉमर है उसको कुमायूं हिमालय समझ में नहीं आता है, तो 1 सेकेंड टाइम लेके मैं हिमालय की बंटवारा नदियों के आधार पे कर देता हूं फटफट, है ना। देखिए एक तो होता है आपका पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय। इन तीनों हिमालय की जो नदी क्षेत्र है वो सिंधु से, है ना, सतलज के बीच में है। आप याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि सिंधु नदी का ज्यादा चहल पहल कहां पे, पाकिस्तान में, क्योंकि आपने सिंधु घाटी की सभ्यता भी पढ़ा है। जो मोहनजोदारो शहर था वो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, तो सिंधु से सतलज चलेंगे आप, पंजाब हिमालय कहिए, हिमाचल हिमालय कहिए या कश्मीर हिमालय कहिए। किस पे एंड हुआ भैया, सतलज से। सतलज से अगर आप काली चल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है कुमायूं हिमालय, है ना। काली तक चल देंगे तो कुमायूं हिमालय। इस प्रकार से आप आगे चलेंगे, है ना, काली से तिस्ता चलेंगे तो नेपाल हिमालय, तिस्ता से देहांग चलेंगे तो आपका असम हिमालय। तो ये 4 हिमालय की बंटवारा है नदियों के आधार पे, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपके सामने है ना, आपका कुछ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 सिमली फाल भी है जो उड़ीसा में है, जहाँ पे गाने वाली मैना आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। अचानकमार है यहाँ पे, अचानकमार, है ना, छत्तीसगढ़ में है। नीलगिरी यहाँ पे, है ना, नीलगिरी कर्नाटक में है, कर्नाटक में नीलगिरी कर्नाटक में लिखा है जी यहाँ पे, 1 सेकेंड, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में है भाई, ये देखिए भले लिखा हो, है ना। इसके अलावा जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है ये फुली तमिलनाडु में है, और गल्फ ऑफ मन्नार में मैंने एक चीज़ और बताया है आपको कि क्या चीज़ का संरक्षण होता है वहाँ पे, तो डुगोंग का, या फिर समुद्री गाय जिसे आप कहते हैं। चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कुल कितने खेल शामिल थे, देखिए सब दिन बताते आया हूँ, अपने ई बुक में भी दिया गया है ना। मैंने कल भी ये बात किया, परसों जिक्र किया था कि देखो खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, भले एग्जामिनर भूला है लेकिन तुमको नहीं भूलना है, क्योंकि आप एग्जामिनर नहीं हो। वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा जरूर जो पूछने लायक है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में 26 गेम शामिल थे। कितने गेम शामिल थे, 26 गेम शामिल थे। बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में हुआ था। जब हुआ था तो इस गेम का नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था। अगले ही साल 2019 में स्कूल शब्द को हटा के यूथ कर दिया गया। ठीक है मेरे भाई, तब से ये खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से चलता आ रहा है। इस बार का जो 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है ये आपका तमिलनाडु में हुआ है। 2023 वाला बात करेंगे तो एमपी में हुआ था। 2023 में एमपी के 8 शहरों में कराए गए थे, और 2024 में तमिलनाडु के 4 शहरों में कराए गए हैं। कौन कौन से शहर हैं मैंने याद रखने के लिए बता दिया था, है ना। सी से स्टार्ट किए थे हम, चेन्नई, है ना। इसके अलावा हम कम्बतूर, CKM, और आपका त्रिची, CKMT, है ना। इस प्रकार से एक CSMT स्टेशन भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन मुंबई। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने इनको आपको याद करवाया था, आप लोग देखिए, है ना। इनके अलावा इस खेल में कितने खेल शामिल थे, तो भैया 26 खेल शामिल थे। पहली बार कौन खेल को शामिल किया, स्क्वैश खेल को, जिसके खिलाड़ी का प्रसिद्ध खिलाड़ी इंडिया में कौन है, स्क्वैश के जोशना चिनप्पा, है ना। इनके अलावा जो दिनेश कार्तिक की पत्नी पल्लिकल, ये भी खेलती है, ये अपना स्क्वैश, है ना। इनके अलावा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म कौन है, सिवलंबम। ये मार्शल आर्ट को प्रदर्शनी के तौर पे रखा गया था। प्रदर्शनी के तौर पे कहने का मतलब है कि इस खेल में कोई मेडल नहीं मिला था, कोई पदक इवेंट में शामिल नहीं किया गया था। खेलो इंडिया 2024 के विजेता महाराष्ट्र रहा है, उपविजेता मेजबान तमिलनाडु रहा है। महाराष्ट्र को 57 गोल्ड, 48 रजत और 53 ब्रॉन्ज के साथ जो है इतने मेडल लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बता दूं अब तक 6 टाइम हुआ आपका खेलो इंडिया
यूथ गेम, जिनमें 4 बार के विजेता सिर्फ महाराष्ट्र है और 2 बार के विजेता आपके हरियाणा है, बाद बाकी कोई और स्टेट नहीं जीत पाया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा कब मनाया जाता है? देखिए अभी मैं बता चुका हूं, है ना, जब आपसे पूछा गया था, मेरे ख्याल में, मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने दीजिए, एक सेकेंड, कोई ऐसा त्योहार पूछा गया था कि ये किस महीने में होता है, ठीक है, त्योहार का नाम दिया गया था, तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया था, दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा, मुहर्रम भी बताया हूं मैं, है ना। तो चलिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा आपका आश्विन महीना में होता है। दशहरा प्रतिवर्ष आश्विन महीना के 10वें दिन में मनाया जाता है। अब आश्विन दशहरा के 20 दिन के बाद आपका दिवाली होता है, तो कार्तिक आ जाता है। दिवाली का महीना जो त्योहार है वो कार्तिक में होता है। अगर आप अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर आप सोचें तो जो दशहरा का त्योहार है ये आपका सितंबर अक्टूबर में आता है, ठीक है। होली का जो त्योहार है ये हिंदू कैलेंडर के आखिरी मास यानी फागुन में होता है। मैंने ये भी गीत भी गाया था भाई, है ना, हरिहर नाथ खेले है होली, आपको याद होगा। हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर मेला को ही कहा जाता है, जो इंडिया में सबसे, इंडिया ही नहीं विश्व में सबसे बड़ी पशु मेला है ना। तो बातों को सुनेंगे, फायदा में रहेंगे। देखिए, है ना, मैं जो है आपको मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए आया हूं, ना कि टाइम पास, है ना। मैं वही चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, और मेरी दिली इच्छा है कि बहुत ज्यादा बच्चे को पास करा के इस दुनिया को छोड़ूं, ताकि जो है जब भी याद आए तो कुछ तो अच्छा ही याद आएगा, है ना। चलिए, इसके अलावा अम्बुबाची का त्योहार इस वर्ष जो कि प्रत्येक वर्ष जो है ये जून महीने में मनाया जाता है। ये आपका कहाँ पे होता है? तो ये असम में होता है प्रति साल, है ना। अम्बुबाची का मेला कामाख्या मंदिर परिसर में होता है। कामाख्या देवी जो है शक्तिपीठ है। इनके अलावा मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष कब होगा भैया? 14-15 जनवरी को होता है, ये फिक्स है। इसी त्यौहार को आप इंडिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। लोहड़ी पंजाब हरियाणा में जान लेंगे, माघ साजी हिमाचल प्रदेश में जान लेंगे, है ना, मकर बिलक्कू केरला में जान लेंगे, पोंगल तमिलनाडु में जान लेंगे, खिचड़ी उत्तर प्रदेश में जान लेंगे। एक हेलोवीन का त्यौहार होता है, ये प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये विदेशी त्यौहार है और ये ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं, है ना। इनके अलावा ईसाई धर्म में शोक का त्यौहार किसे कहते हैं? गुड फ्राइडे को। अभी अभी आपके फेज 12 में ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछा गया था, और मैंने बता रखा है इस क्वेश्चन को भी कि भाई गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईसाई धर्म के लोग ऐसे मानते हैं कि ईसा मसीह को जो सूली पे चढ़ाया गया था, तो तीसरे दिन जो है पुनर्जीवित हो गए थे, और इस खुशी में उल्लास का एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है ईस्टर, ठीक है। तो गुड फ्राइडे कहीं ना कहीं शोक का त्यौहार है। अब किसी आराध्य की जो है ना, सूली पे चढ़ गए तो वहां पे शोक मनाएंगे कि हर्ष मनाएंगे? तो शोक ही मनाएंगे। तो गुड फ्राइडे त्यौहार भले हैं लेकिन शोक के तौर पे मनाते हैं। और उनके 3 दिन के बाद जो रविवार आएगा, शुक्र के बाद 3 दिन के बाद रविवार, तो पहला रविवार को हम मनाते हैं ईस्टर। हम नहीं, ईसाई धर्म के लोग, तो वो जो है हर्षोल्लास का त्यौहार है। तो इस लैंग्वेज में याद आप रख सकते हैं। इनके अलावा पतेती बताया था मैं, पारसी धर्म का त्यौहार है। नवरोज बताया था, पारसी धर्म का त्यौहार है ना। जिंद अवेस्ता पारसी का धर्म ग्रंथ है। बाइबल आपका ईसाई का धर्म ग्रंथ है। हमारा जो है गीता, रामायण, महाभारत ये हिंदू का धर्म ग्रंथ है। कुरान जो है, कुरान पाक आपका इस्लाम धर्म के ग्रंथ है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा एक विषम है, वहां पे क्या किया गया था? जैसे ने बताया बच्चे कि भाई 4 जो है हाई डेंसिटी का जो है राज रख दिया था, एक लो डेंसिटी का रख दिया था। तो हमें लो डेंसिटी जो है अलग करना था। लॉजिकल क्वेश्चन था, हो सकता है कि ये रीजनिंग के क्षेत्र में पूछा गया हो, मे बी, है ना, या फिर जीके में पूछा गया हो। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश भर में जनघनत्व जो है ये 382 है। जनघनत्व कैसे निकालते हैं? 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वही जन घनत्व है। पूरे देश के क्षेत्रफल से जो है भाग दे देते हैं जनसंख्या में, जो रिजल्ट आता है वो जन घनत्व होता है किसी भी देश का औसतन एवरेज, है ना। जो साक्षरता रेट है ये 74.04% है। महिला साक्षरता आपका 65-46 और पुरुष साक्षरता 82-14 है। देश में सबसे अधिक साक्षरता केरल का है, सबसे कम साक्षरता बिहार का है। एक बात और याद रखना बंधुश्री, मैंने आपको बताया था कि भाई लक्षद्वीप में, यूटी जो लक्षद्वीप है, यहाँ पे सबसे अधिक लिटरेसी रेट है आपका यूटी में, और केरल स्टेट में सबसे अधिक लिटरेसी रेट रखता है। लेकिन अगर ऑप्शन में केरल और यूटी दोनों दिया गया हो और आपको ये सर्टिफाई नहीं किया गया हो कि आप यूटी को आंसर देना है या राज्य को, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो केरल को आंसर लगाना है, क्योंकि 2011 में जो केरला का जो साक्षरता रेट था ये 94 के करीब था, जबकि लक्षद्वीप की साक्षरता रेट 91.6 के करीब था। तो इन दोनों में भी बड़का कौन हुआ? तो केरला। तो बात को घर पे आराम से समझ के जाएंगे तो एग्जाम
में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, देश की जन घनत्व में सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे अधिक जन घनत्व बिहार का है। अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग घाटी है वो जन घनत्व में सबसे कम है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम साक्षरता, सबसे अधिक जन घनत्व बिहार का है। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पे 5 लोएस्ट घनत्व और 5 जो है आपका हाईएस्ट घनत्व वाला मैप आप देख रहे हैं। मैं जनगणना को मैप के विधि से पढ़ाया था और पीडीएफ भी दे देता हूँ। किसी भी बाय पे, किसी भी खरीद पे टॉपिक बैच जो दिया जाता है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। अब तो टॉपिक बैच ई बुक के फॉर्म में क्रिएट करके अलग से भी दे रहे हैं हम, है ना, तो पढ़िए, है ना। देखिए, बिहार सबसे अधिक, पश्चिम बंगाल 2 नंबर पर और केरला 3 नंबर पे आपके जन घनत्व में है ना। लो जन घनत्व की बात करेंगे ना तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्थान पे मिजोरम और तीसरा स्थान पे सिक्किम। किसी भी चीज को शुरुआत से 3 अंत से 2 जरूर याद रखें। जैसे तीर्थंकर, तो 24वें तीर्थंकर तो सब याद रख लेते हैं। पहला दूसरा कौन याद करेगा? ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव, है ना। और 23वां कौन याद करेगा? पार्श्वनाथ। तो इस प्रकार से आप जरूर याद रखें ताकि आप गच्चा न खाए, है ना। देखिए, एग्जाम 1 साल पे आता है, 1 साल अपनी व्यर्थ न करें। इस हिसाब से किसी भी चीज की तैयारी करें कि इस बार तो 4 ही देना है। ठीक है, मैं फेल हो गया हूँ, थोड़ा वर्तमान में एक था मेरा थोड़ा छोटा सा एग्जाम, है ना, लेकिन डिपार्टमेंटल था, इसमें कोई ऐसा लिखित नहीं है और ये कि हो जाएगा, इसमें बहुत और भी बातें होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो खैर मैं थोड़ा सा अलग फील कर रहा हूँ। तो जो फेल होता होगा वो तो बिल्कुल ही अलग फील करता होगा क्योंकि उनका 1 साल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है आपका 1951 का भी कुछ मैं यहाँ पे डाटा रख दिया हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे ज़्यादा 1951 में लिंगानुपात आपसे पूछा जाता है, तो आप बताना 946। अच्छा, 1951 ही क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना था। मैंने एक चीज़ और बताया था कि अब तक जितने भी जनगणना हुए उसमें सबसे कम जो आपका ये रहा था, क्या बोलते हैं, लिंगानुपात, वो कौन से जनगणना का रहा था? तो 1991 में आप देखेंगे लिंगानुपात घट के 927 हो गया था, जो अब तक के सबसे लोएस्ट है 1900 ईस्वी के बाद, है ना। तो ये सब कुछ एक बात जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा मुद्रा का फुल फॉर्म सबसे कितने दिन बताए हैं भाई कि मुद्रा में आर का फुल फॉर्म ज्यादा पूछता है। आज इत्तेफाक से पूरा मुद्रा का फुल फॉर्म ही पूछ दिया। इसका मतलब होता है मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये क्या है? एक स्कीम है जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 3 प्रकार की जो है राशि 3 कैडर में दी जाती है। आपका एक दिया जाता है शिशु मतलब छोटा, तो इसमें मैक्सिमम 50,000 रुपए की राशि ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 10 लाख रुपए की राशि है ना, ये तरुण वाले कैडर में दी जाती है। हाईएस्ट मतलब कितना हो गया? 10,000 और लोएस्ट कितना हो गया? तो 50,000। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में स्ट्रीट वेंडर के लिए स्टार्ट किया गया था, जो आपका रेहड़ी वाला विक्रेता होता है, आम जामुन सब बेचता है, उनके लिए। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से स्टार्ट किया गया था। इसमें 6,000 रुपये की राशि सालाना 4 किस्तों में, माफ कीजिएगा, 4 महीने के अंतराल पे 3 किस्तों में यानी 3 लॉट में आपको दिया जाता है, 2,000, है ना। इनके अलावा पूर्वोत्तर में वो योजना चलाया गया, पूर्वोत्तर उत्थान के लिए, उनका नाम है पीएम डिवाइन योजना। ये जरूर याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में कहीं ना कहीं रास्ते में है ये। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां पे हुआ था? एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था। संविधान से 4 क्वेश्चन पूछे, मैं आगे आपको जिक्र करूंगा। राष्ट्रमंडल खेल 2024 इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। 1930 में इस खेल की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रमंडल खेल की। 1934 से भारत भाग लेना स्टार्ट कर रहा है। जिस प्रकार से पहला ओलंपिक में भारत भाग नहीं लिया था 1896 में, 1900 के ओलंपिक से भाग ले रहे हैं, यानी सेकेंड ओलंपिक और सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल से भारत भाग ले रहे हैं। ये दोनों ही खेल 4 वर्षों के अंतराल पे कराए जाते हैं, चाहे तो ओलंपिक, चाहे तो राष्ट्रमंडल, चाहे तो एशियन गेम, चाहे तो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये सभी के सभी 4 वर्ष पे कराए जाने वाली गेम है। ठीक है, और भी कुछ क्रिकेट के हैं जो 2 वर्ष पे भी होते हैं, है ना। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत को 61 पदक मिला था, 22 गो गोल्ड, 16 गो रजत और 23 गो कांस्य। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में मिला था। और ये मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू, है ना। इसके अलावा जब आप पदक जीतने के बाद इनको देखे होंगे, जब मीडिया वाला बात करता है तो कहता है कि भाई बहुत दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मतलब कुछ अच्छा, इसकी मतलब इसलिए नहीं कि पैसा नहीं था, इसलिए कि मैं इस पे फोकस कर रहा था ये पदक जीतने के लिए। तो एक दिन की मेहनत रंग नहीं लाती है, मेहनत जो है बूंद बूंद करके आपका जो है फूटता है। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक शरद कमल साहब जीते थे,
जो आपने देखा होगा कि 2022 के लिए ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विजेता भी बने थे। इनके अलावा ये टेबल टेनिस खेलते हैं भाई। इनके अलावा एक गवर्नर माने कोई भी आदमी एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे एट अ टाइम कार्य कर लेते हैं या फिर यूटी में प्रशासक के रूप में एट अ टाइम काम कर लेते हैं। ये कौन सा आर्टिकल इनको पावर देता है? तो आर्टिकल 153 देता है। राज्यपाल की पद एवं शक्तियां इसी में है ना। इनके अलावा राज्यपाल हो गया 153। इसके अलावा जो संविधान संशोधन के फॉर्म में इसी क्वेश्चन को अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि आपका नाम राम है और आप जो है मान लीजिए कहीं का राज्यपाल है तो एक से अधिक राज्यों में आप जो है एट अ टाइम राज्यपाल के तौर पे कार्य कर सकते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 और 153 यही बात को पुष्टि करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। मीन प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, जब तक चाहे तब तक रहो, जब तक नहीं चाहो तब तक हटो, है ना। राज्यपाल जो है कार्यपालिका में प्रधान होते हैं राज्यों के अंदर और देश के अंदर राष्ट्रपति। राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार है आर्टिकल 161 में और राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान के अधिकार है आर्टिकल 72 में। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 और जो आपका महाधिवक्ता है उनकी नियुक्ति 165 के अनुसार करते हैं। यहीं पर ही हम बात कर लेंगे प्रेसिडेंट साहब जो आपके पीएम की नियुक्ति है वो 75 के अनुसार और जो आपके महान्यायवादी की नियुक्ति है वो 76 के अनुसार कर लेते हैं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे संविधान में आर्टिकल को याद करने के लिए आप लोग गौर नहीं फरमाते हैं। 164 है तो ये 75 है, 165 है तो ये 76 है। बताइए दोनों का जो काम केंद्र में है पीएम का वही काम सीएम का है राज्य में, जो काम केंद्र में है महान्यायवादी का वही काम है महाधिवक्ता का राज्य में, है ना भैया। तो भैया थोड़ा सा फोकस करिए। इनके अलावा ये बता ही दिया कि भाई 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। कथाती सागर के लेखक कौन है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोमदेव साहब है। हर्षचरित्र के लेखक हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दोनों किताब का नाम है बाणभट्ट साहब लिखे हैं। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये तीनों किताब के नाम है हर्षवर्धन साहब लिखे हैं। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखे हैं। पंचतंत्र जो एक दंत कथा है जिसमें जानवर का कैरेक्टर ज्यादा होता है, बच्चे लोग ज्यादा देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास बताता है कल्हन के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार के किताब जरूर आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सीपीओ का तो सिलेबस फिक्स रहता है, 2 पुराना किताब 1 नया किताब। इनके अलावा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, बाबरनामा के लेखक बाबर हैं, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है, जंगल नामा के लेखक अमिताभ घोष है। इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। इनके अलावा जो एक और किताब है जो एसएससी को बहुत पसंद भी है, आमुक्त माल्याद है ना, आमुक्त माल्याद एक किताब का नाम है, आमुक्त माल्याद। ये लिखे हैं कृष्णदेव राय, एक सेकेंड, हाँ कृष्णदेव राय लिखे हैं, है ना, कृष्ण KDR कृष्णदेव राय लिखे हैं। इसके अलावा एक रेहला पूछता है, ये इब्न बतूता लिखे हैं, ठीक है। एक आपका इंडिका भी पूछ देता है कभी कभी शांत बैठा रहा एग्जामिनर तो ये मेगास्थनीज ने लिखा है, तो ये सब ध्यान रखेंगे ना। इनके अलावा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? भाई क्वेश्चन है क्या है, 280 में, कितनी बार पूछेगा ये, है ना। वित्त आयोग का गठन 280 में किया जाता है 5 वर्षों के लिए। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। कौन थे प्रथम वित्त आयोग में अध्यक्ष? तो KC नियोगी साहब, ठीक है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया पास्ट में आप इनसे कौन सा क्वेश्चन निकाल सकते हैं? तो नीति आयोग में पहले उपाध्यक्ष के तौर पे इन्हें सिलेक्ट किया गया था 2015 में, ठीक है भाई। इनके अलावा वित्त आयोग कै सदस्य का निकाय है? तो 5 सदस्यीय निकाय है, 4+1। इनके अलावा राज्यों में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल साहब करते हैं। कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर? 243 आई का प्रयोग कर करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन लेते हैं? स्पीकर। कल जो है 2024 की यानी 18वीं लोकसभा के लिए भी स्पीकर का सिलेक्शन हो गया है। कौन बने हैं? फिर से ओम बिरला साहब ही बने हैं। हालांकि विपक्ष में भी इस बार जो है कैंडिडेट खड़ा हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अब लोकसभा के जो मेंबर है वो तो सिर्फ जीता हुआ पार्टी का नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, उसमें कई सारे पार्टी के मेंबर होंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि भाई बीजेपी की अभी सरकार है गठबंधन वाली, तो अकेले तो नहीं बना, कुछ आपका जेडीयू वाला है, कुछ लोजपा वाला है ना, तो ये गठबंधन से बने हैं, तो ये सब भी लोकसभा के सदस्य होंगे, है ना। तो विपक्ष की टीम भी खड़ा कर सकता है अपनी। अब तो डिपेंड करता है कि सारा सदस्य किसको जो है मेजोरिटी में चुनते हैं, है ना। तो ओम बिरला को फिर चुना गया है।
और इसके लिए कोई शपथ ग्रहण का भी प्रावधान नहीं है डायरेक्टली लोकसभा के जो है स्पीकर के लिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी चुन चुन के पूछता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का, है ना। अनुच्छेद 76 जो है राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति करते हैं, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। एक बल्लेबाज कितने तरीके से आउट हो सकते हैं बताइए, कितनी बार आप पढ़े मेरे मुंह से, तो 10 बार, है ना, 10 तरीके से, और 10 बार सुने भी होंगे। तो 10 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी जिम लेकर, आज भी पूछा जाता है टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में सभी 10 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी जिम लेकर, ठीक है। अब तक 3 खिलाड़ी ऐसे हुए जो 10 विकेट ले चुके हैं, कौन है, अनिल कुंबले है, जिम लेकर है, और एजाज पटेल न्यूजीलैंड है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपसे अगर कोई पूछे कि 4 बॉल में 4 विकेट लेने का कारनामा ओडीआई क्रिकेट में किसने किया है, तो लसित मलिंगा, ठीक है। इनके अलावा क्रिकेट खेल में एक बैट्समैन कितने तरीके से, 10 तरीके से। टाइम आउट का शिकार होने वाला पहला बल्लेबाज अभी कौन बना है, एंजेलो मैथ्यूज, कहां के हैं, श्रीलंका के हैं। कब बने थे, बांग्लादेश के एक मैच वर्ल्ड कप 2023 में। टी20 क्रिकेट में एक गेंदबाज कितने ओवर बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर, और ओडीआई क्रिकेट में 10 ओवर। बल्लेबाज द्वारा लगाया गया शॉट, जो बल्ला को मारते हैं हुमच के, है ना, वो अगर आपका जो है इस पे लग जाता है, किस पे, ये बल्ला मैं बनाया हूं, मेरा ड्राइंग कमजोर है ना, और मान लीजिए कि ये आपका हेलमेट है विकेट कीपर का, अगर ये बॉलवा इस पे जाके लग गया तो 5 रन मिलता है, किसको, बल्लेबाजी पार्टी को, ठीक है भाई। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कभी कभी एसएससी ये भी पूछता है कि बॉल उठले उठले बाउंड्री को क्रॉस कर गया तो 6 रन, लेटे लेटे बॉल बाउंड्री को क्रॉस किया तो 4 रन, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्रिकेट में और भी कुछ रिकॉर्ड बन गए, जैसे सबसे अधिक शतक ओडीआई क्रिकेट में जो है 50 से अधिक कौन हो गया, विराट कोहली हो गया। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पैट कमिंस है, जिसे सर गारफील्ड अवार्ड दिया जाता है। गारफील्ड अवार्ड जो है आईसीसी क्रिकेटर को जो दिया जाता है पुरुष में, और रिचेल फिलेंट अवार्ड महिला में, जो इस बार के विजेता कौन है, एस्कीवर ब्रंट, है ना, नेट एस्कीवर ब्रंट, है ना। इसके अलावा संविधान के मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, 4 के ए में है। देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान का मेन हिस्सा नहीं था, इसे जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका समिति इस पे जो काम किए थे, ये स्वर्ण सिंह समिति थे। जब शुरू में जोड़े गए तो 10 प्रकार के जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आया, जो शिक्षा से संबंधित हुआ करता था, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है तथा अनुच्छेद 51A में 4A भाग में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य आपको जो है डायरेक्ट इंपोज नहीं करा जैसा कि तुमको फॉलो करना ही करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये 11 प्रावधान जो है आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कि भाई 51A जो है, माफ कीजिएगा, फॉलो करना ही करना है, मैंने उल्टा बोल दिया भाई। ये मौलिक कर्तव्य जो है फॉलो करना ही करना है, आप जो ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से आप और नहीं सकते हैं, ठीक है, उल्टा हो गया था, माफ कीजिएगा। 51 का ए जो है, इसमें आपका राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इनका सम्मान करना ही करना है, ठीक है। 51A का बी जो है, उन आदर्श वाक्यों को संजो के रखना है जो हमें देश भावना की प्रेरणा को जगाता है। 51A के सी में है, अखंडता, एकता और संप्रभुता को बनाए रखना है ना, इसके विकास उत्थान में योगदान देना है। 51 के 1 के डी में है, जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है ना। इसी प्रकार से ये सीट आपने कई बार हमारे साथ देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा नीचे वाला पूछा जाता है 51 के 1 के क में क्या है, तो यही मौलिक कर्तव्य जो 11वां शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा सार्वजनिक हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना, ये 51A के आई में है। इसी प्रकार से अगर इसी चीज को आप डीपीएसपी में खोजोगे तो आर्टिकल 49 में आपको मिल जाएगा कि लोक हित के जगह को जो है संरक्षण प्रदान करना, उसे क्षति नहीं पहुंचाना, है ना। इसी प्रकार से जो आर्टिकल 51 के 1 के के में है, यानी जो शिक्षा वाला है, अगर आप डीपीएसपी में खोजोगे तो आर्टिकल 45 में मिलेगा। फंडामेंटल राइट में खोजोगे तो आर्टिकल 21 के ए में मिलेगा। इनसे मिलता जुलता प्रावधान। तो शिक्षा से 3 जगह है, मैंने बता दिया था पहले भी। भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब दिया गया है, 2019 में। ढोला सादिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज, अटल सेतु के उद्घाटन होने से पहले इंडिया में सबसे लंबी ब्रिज हुआ करती थी, 9.15 किलोमीटर। लेकिन जब अटल सेतु का उद्घाटन 10 जनवरी 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो कर दिए, तो 21.8 किलोमीटर के साथ अब अटल सेतु इंडिया में सबसे लंबी ब्रिज है, जो अरब सागर
नगर पर स्थित है और जो शिवडी तालुका से उड़न तालुका महाराष्ट्र को जोड़ने का काम करता है। ठीक है भाई, तो भूपेन हजारिका साहब का नाम आप वहां से भी याद रखना था। ये वर्साटाइल जो है रहे अपने जमाने के, तो 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। प्रथम विजेता एस राधाकृष्णन सर थे। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की घोषणा 2013 में की गई थी, लेकिन जो प्राप्त हुआ था सचिन तेंदुलकर को, ये फरवरी 2014 में भारत रत्न इन्हें हैंड में जो है दिया गया था। तो इनमें दोनों वैरी करता है आंसर, जरूर ध्यान रखें। घोषणा की बात करेगा तो 13, रिसीव कब किए तो 14। भारत रत्न 5 आदमी को 2024 में दिए गए, जिनमें एकमात्र जीवित हैं लाल कृष्ण आडवाणी साहब, बाद बाकी जो है दिग्वंत हो चुके हैं, अब हमारे बीच नहीं है। ये 5 व्यक्ति कौन है? तो एक तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब देखे आप, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, ये दोनों भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंडिया का। MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के भूतपूर्व राजनेता, शिक्षा मंत्री इत्यादि, है ना। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पूर्णतः विदेशी कौन है? तो नेल्सन मंडेला, है ना। पूर्णतः विदेशी नेल्सन मंडेला। वैसे विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान को भी आप मान सकते हो, लेकिन वो पहला जरूर था, लेकिन पूर्णतः विदेशी नहीं था। पूर्णतः विदेशी कहेंगे तो नेल्सन मंडेला को ही टिक करके आना, ठीक है। इनके अलावा कल एक बच्चा ने क्वेश्चन पोस्ट किया है कि सर रानी कर्ण जो है, रानी कर्ण ये किस नृत्य से संबंधित है? लूसेंट किताब ने लिख रखा है ओडिसी, है ना, ओडिसी लिख रखा है। मैंने बताया भाई ये कथक से संबंधित है, आप इसे कथक देखिए। जैसे सोनल मानसिंह आपका ओडिसी भी कर लेती है और भरतनाट्यम भी कर लेती है। अगर इन दोनों ऑप्शन में आ गया तो एक तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि उपयुक्त तो दोनों, अगर उपयुक्त तो दोनों ऑप्शन नहीं है तब कौन सा सिलेक्ट करोगे? तो उस केस में, सोनल मानसिंह के केस में ओडिसी नृत्य की तरफ आपको बढ़ना होगा। ये ध्यान दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक इंग्लैंड का पर्सन है और एक आप हो, आप अंग्रेजी में बहुत विद्वान हो गए, लेकिन जो भाषा, जो बोलने की फोनेटिक जो स्पीड होगी वो इंग्लैंड वाले का ज्यादा होगा कि आपका, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड वाला जो है अच्छे से समझेंगे, उनको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, क्योंकि उसी परिवेश में पले बड़े हैं, उनका मतलब लोकप्रिय क्षेत्र है। उसी प्रकार से सोनल मानसिंह ज्यादातर ओडिसी करती है, भरतनाट्यम भी कर लेती है, तो इस केस में ओडिसी के साथ जाएंगे। रानी कर्ण हो सकता है कि एक से अधिक नृत्य करती हो, लेकिन कथक नृत्य जो है इनका पसंदीदा सेक्टर है, क्योंकि इसी नृत्य के लिए 2014 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था और ये अपने ई बुक में छपा हुआ था। कल मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था ये स्क्रीनशॉट, है ना। तो भैया जो है देख लीजिए, ये कथक लगाना था, आपने ओडिसी लगाया है शायद। राज्य के जो DPSP है उसके तहत 48 के में क्या है? पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीव का जो है रक्षा, ये है आपका 48 के में। वैसे डायरेक्ट 48 गो हत्या निषेध से भी है, तो कहीं ना कहीं ये जो है अहिंसा वाली बात करती है, गांधीवादी नीति को फॉलो करती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 36 से 51 है, ये DPSP को रखा गया है। प्रमुख उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। DPSP को अंदर ही कैटेगराइज किया गया है। कितनी प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिक। यह किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। मौलिक अधिकार, है ना, विषम परिस्थिति में बदल जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के भी वो 2 आर्टिकल जो कभी नहीं बदलते, 20 और 21। 20 में क्या है? सजा आदि के मामले में छूट। 21 क्या है? निजता का अधिकार, जिसे हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की गठन से है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से है, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता से है, अनुच्छेद 39 से समान एवं निःशुल्क विधिक न्याय से है, अनुच्छेद 48 से पर्यावरण के संरक्षण एवं वन्य जीव के संरक्षण से है, अनुच्छेद 40 कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। वास्को डी गामा किस देश से भारत आए थे? पुर्तगाली थे ना जी वास्को डी गामा। इनके अलावा वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आए थे? 1498 में, तथा कालीकट के तट पे पहुंचे थे। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आए थे 1502 में, और ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि दूसरी बार कब आए थे भारत। इसके अलावा इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को। किसके काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कौन किताब लिखे थे? रेहला। कौन भाषा में लिखे थे? अरबी भाषा में। सेलुकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इनके 2 कारण थे, क्योंकि उनका संबंधी बन चुका था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, तो अपने बेटी की देखरेख के लिए भी जो है एक होता है ना, रख देते हैं, तो उसी प्रकार से रहे थे। और आप समझ सकते हैं इनके दरबार में रह के इन्होंने लेखन का एक काम किया था, इंडिका नामक पुस्तक, जो आपके काफी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। द गाइड के लेखक कौन है? RK नारायण है। और ये किताब सब कहाँ से आपको मिलेगा? तो अपने ई बुक की, है ना, किताब वाले सेक्शन में मिलेगा। देखिए द गाइड सबसे नीचे है ना, मुल्क राज आनंद के नीचे RK नारायण की 2 पुस्तक, माल की मालगुडी डेज और गाइड है। मैं वैसा ही किताब रखा हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आएंगे, और क्यों आते हैं, क्यों आएंगे, इसकी भी मैं व्याख्या
आपको कर चुका हूँ पास्ट के अंदर। कोई भी बच्चा मुझे चैलेंज कर सकता है कि आपकी ई बुक में ये क्वेश्चन कहाँ है, एकदम फ्री हो आप, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखे हो, है ना, एक ऊपर वाला क्वेश्चन पहले ही बता दिया शैलेंद्र राजा वाला छोड़ के, ठीक है। और सबका जवाब मैं दूंगा अपने स्क्रीनशॉट से। तो अभी भी टाइम है, पढ़ो, है ना। दुनिया में कहाँ कंटेंट के समुद्र में जो है फंस रहे हो पार्थ, है ना। काम वही करो जो काम आए, है ना। ये आपके और राइटर हैं जिनके किताब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। चलते हैं आगे, बाद बाकी ये तो PDF लेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और वर्ग था? सब दिन बताते आए हैं 7 समूह 9 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, 7 गो आवर्त तो है लेकिन 18 गो वर्ग हो गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब रिलीज हुई? 1869 में। सारणी में कुल कितने तत्व थे? 63 गो। अंतिम तत्व क्या था? यूरेनियम। मेंडलीव की बात हो रही है। आधुनिक आवर्त सारणी जो आपने ऊपर देखा, ये मोस्ले निर्मित है। इसमें 7 गो आवर्त है, 18 गो वर्ग है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। और तथा इस आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से सजाया गया है। लगभग एक जाति के तत्व को एक साथ रखा गया है, जिससे पढ़ने और समझने में आसान होता है। आवर्त सारणी में समूह 1 और 2 को क्या कहते हैं? अल्कलाइन मेटल। उसमें भी अगर पार्टिकुलर 2 की बात करें कि समूह 2 को क्या कहते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। समूह 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या संक्रमणीय धातु कहते हैं। समूह 16 को कैल्कोजेन या ऑक्सीजन तत्व कहते हैं। समूह 17 को आप क्या कहते हैं? हेलोजन फैमिली, जिसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो है। समूह 18 में अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस है ना, हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन नियॉन, है ना। अष्टक का नियम न्यूलैंडस ने दिया था। अष्टक के नियम कहां तक लागू होती थी? तो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होती थी। त्रिक का नियम कौन दिए हैं? डोबे राइनर ने दिए हैं। शीतलन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के 3 नियम कौन दिए हैं? न्यूटन साहब ने दिए हैं। उत्प्लावकता का सिद्धांत कौन दिए हैं? आर्किमिडीज साहब दिए, जिसे आप तैरने का नियम भी कहते हैं। करो और मरो का नारा गांधी जी ने कब दिए थे? भाई भारत छोड़ो आंदोलन में। गांधी युग में तो मैं आपको 75 बार ले चुका हूं अब तक, तो गांधी जी के ऊपर आप किताब लिख दोगे मेरे भाई। सुन लीजिए 2 मिनट मौखिक रूप से, कुछ भी लिखूंगा नहीं, मौखिक रूप से बता देता हूं। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए, 1915 में 9 जनवरी को वापस लौटे थे। 9 जनवरी को हम प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन अब हम प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रतिवर्ष नहीं मनाते हैं, बाइनियल मनाते हैं, 2 साल में एक बार मनाते हैं। गांधी जब इंडिया लौटे थे तब उस समय उनका उम्र लगभग 46 वर्ष था। गांधी जी जब लौटे तो कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था, जहां अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार साहब कर रहे थे। वहां पे बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और बिहार में चंपारण में जो अंग्रेजों के खिलाफ एक पद्धति लागू किया गया था जिसका नाम था तिनकटिया पद्धति। इसमें क्या होता था कि 20 भाग में 3 भाग नील की खेती करनी होती थी। इस घटना से क्षुब्ध थे वहां के किसान, यानी दुखी रहते थे, क्योंकि आरोपित किया जाता था कि उनको करना ही करना है, एक तरीके से बलात् श्रम के जैसा, है ना। तो भाई इस प्रकार से निजात दिलाने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किए कौन? राजकुमार शुक्ल। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह होती है और इस चीज से छुटकारा दिलाते हैं। गांधी जी का अफ्रीका से लौटने के बाद यह पहला सत्याग्रह था। बाद में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, जो देश स्तर का सत्याग्रह बना 1920 में। 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। इनके अलावा गांधी जी दांडी मार्च 1930 में किए थे साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद में स्थित है। बाद में हमने इस चीज को तरोताजा कब किया है? 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव गांधी जी के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ही स्टार्ट किया, जो 2023 तक चला था। और हमको लगता है कल 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और कल मॉर्निंग में भी मैं ये बात किया था, ठीक है मेरे भाई। तो ये गांधी जी का 1942 में करो और मरो का नारा दिया था। क्यों दिया था? तो भाई जो आपका क्रिप्स मिशन था वो विफल हो गए, इसीलिए तो आपका 1942 की क्रांति हुई। कहां से हुई? बंबई से हुई, है ना भाई। तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। आइए बताते हैं। बुद्ध जो है इनका पहला गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध जो है अंतिम समय किसके संरक्षण में बिताए थे? तो मल्ल। ये मल्ल कौन है भाई? तो जो महाजनपद आप देखते हैं मल्ल, है ना, कुशीनारा राजधानी हुआ करता था, तो उसी में से एक मल्ल था। बुद्ध को जो है ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिए, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध को जो घर त्यागे थे ज्ञान प्राप्ति हेतु महाविनिष्क्रमण कहलाए। धर्म जो प्रथम उपदेश दिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाए। और जो मृत्यु हो गए वो महापरिनिर्वाण कहलाए। 4 गो बौद्ध संगति होता है कहाँ कहाँ? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कश्मीर। किसके किसके समय? तो अजात शत्रु के समय पहला राजगीर में, कालाशोक के समय वैशाली में, पाटलिपुत्रा में अशोक के समय और कश्मीर में कनिष्क के समय। बौद्ध धर्म 2 भागों में बाद में बट गए, हीनयान महायान बता दिए। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। महात्मा बुद्ध अपनी किस भाषा में जो है उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के सार्वजनिक
महत्व की चीज़ों को रखने की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? स्तूपा कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है, केसरिया स्तूप बिहार में है, सांची का स्तूप या भरहूत स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया जरूर गया था, लेकिन इसकी खोज करने का श्रेय 1818 में हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित बराबर की गुफा कहाँ है? ये आपका बिहार में है। महाराष्ट्र स्थित एलोरा की गुफा जो है ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म को जो है मतलब संबंधित है, तीनों धर्म से संबंधित है भैया। इनके अलावा बैडमैन किसकी आत्मकथा है? गुलशन ग्रोवर की। बैडमैन खाने की मजा तो खट्टे में है, आपने सुना होगा। कौन सा पिक्चर था? मेरे ख्याल में वो पिक्चर का नाम है दिल जले, ठीक है, उसमें हुआ था। और एक परवाना पिक्चर है अजय देवगन का, मैं बहुत पिक्चर भी देखा हूँ। उस पिक्चर में बोलता है मेरा नाम इंस्पेक्टर तोड़े, मैं जिसको तोड़े उसको कोई डॉक्टर भी ना जोड़े, ठीक है भाई। तो ये है गुलशन ग्रोवर। द क्रैंकिंग कोड आयुष्मान खुराना। द सेवन सिंग्स ऑफ बीइंग मदर ताहिरा कश्यप, ये दोनों पति पत्नी है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा। प्रेगनेंसी द बेबिल करीना कपूर। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद। तो ये कुछ फिल्मी हस्ती जिनके किताब हैं। इनके अलावा जोगई और चोलम किस नृत्य के पार्ट हैं? कितने बार बताएं? मणिपुरी। राधा कृष्ण के सरनेम पे आधारित नृत्य है, मणिपुर के हैं। इनके अलावा इसमें जो है झावेरी बहन और सिंह सरनेम इनके जो भी लास्ट करते हैं नाम वो मणिपुरी से संबंधित होते हैं। अन्य कलाकार में याद रखने के लिए कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, अमूवी देवी, अखम लक्ष्मी, ये चारों पांचों को याद रखिएगा, ये भी मणिपुरी से हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारूप किस नृत्य से लिया गया है? अरे कल ही ना बताए हैं, ये देखिए पेपर कटिंग। गर्दी नृत्य जहां पूछा गया था आपके फेज 12 में CGL वाले में कि किस काव्य से लिया गया है, तो वही ना बताए हैं जी। और PDF भी टेलीग्राम पे होगा, जाके देखिए। तो ये देखिए आपका जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहां से लिया गया है? देखिए दूसर का पॉइंट पढ़िएगा, ये वाला पढ़िएगा भाई साहब। तो दूसर का यक्षगान से कुचिपुड़ी नृत्य प्रेरित है, तो यक्षगान आंसर करना था, ना कि कुछ और, ठीक है मेरे भाई। भरतनाट्यम अभिनय दर्पण या नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। यक्षगान से कुचिपुड़ी प्रेरित है। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। गीत गोविंदम नामक ग्रंथ से ओडिसी नृत्य जिसके लेखक जयदेव हैं। वंदे मातरम आनंद मठ से प्रेरित है। भामा कल्पम कुचिपुड़ी नृत्य का एक भाग है, नाट्यका है जो सत्यभामा के ऊपर फिल्माया गया है। जोगई और चेलम ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, जो आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सिर्फ इस पॉइंट से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कल के पॉइंट से, ठीक है भाई। तो इसमें हमको नहीं लगता ये घाटा का सौदा है और किसी भी ग्रंथ में आपको 1-2 पॉइंट बता देंगे, दोनों क्वेश्चन छप जाएगा, ऐसा शायद हो, है ना। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी जो है रिसर्च है, अनुभव है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये क्या पढ़ना, ये तो भाई पेपर कटिंग है जो मैं सिर्फ दिखाने के लिए रखा था। इसके अलावा जनगणना में सबसे कम लिटरेसी रेट पूछा है जो बिहार का है, ठीक है। यहाँ पे जो है 61.6 के करीब था बिहार के लिटरेसी रेट 2011 में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ले सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं बिना कहीं ज़्यादा तामझाम किए हुए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।